अब कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें एसेट से लाइबिलिटीज़ का सेटलमेंट होता है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि 1 लाख रुपए का लाइबिलिटी है तुम्हारा और उसके बदले में तुम्हें पे करना हो सिर्फ 90,000, तो 10,000 का तुम्हारा प्रॉफिट हुआ ना। तो अगर किसी भी एसेट से किसी लाइबिलिटी का सेटलमेंट हो रहा है और लाइबिलिटी की वैल्यू ज़्यादा है और एसेट की वैल्यू कम है, तो आपको प्रॉफिट होगा। और हम अगर प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन में क्या कर देंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे। ऐसे मान लीजिए किसी एसेट से लाइबिलिटी का सेटलमेंट हो रहा है लेकिन एसेट की वैल्यू ज़्यादा है, अब 1 लाख के बदले 1,10,000 का पेमेंट हो रहा है, तो 10,000 का लॉस हुआ ना। तो अगर किसी लाइबिलिटी, कोई क्रेडिटर या कोई भी लाइबिलिटी का सेटलमेंट किसी एसेट से हो रहा है और ज़्यादा वैल्यू के एसेट से सेटलमेंट हो रहा है, तो जो एक्स्ट्रा एसेट रहेगा, जो एक्स्ट्रा है वैल्यू, वही हमारे लिए क्या हो जाएगी, लॉस, और उसको हम रिवैल्यूएशन में क्या कर देंगे, डेबिट। अब ये दोनों पॉइंट उसी से रिलेटेड है। पहले पॉइंट में कह रहा है क्रेडिटर ऑफ ₹50,000 आर एग्रीड टू टुक स्टॉक। 50,000 का जो क्रेडिटर था वो एग्रीड हो गया पूरा का पूरा स्टॉक लेने के लिए। ठीक, इसमें कुछ पार्ट नहीं कह रहा है कि पूरा का पूरा वो स्टॉक ले रहा है। अब ध्यान देना, तो क्रेडिटर से सेटलमेंट हो रहा है स्टॉक का, कितने का क्रेडिटर खत्म हो रहा है, कितने के क्रेडिटर का सेटलमेंट हो रहा है, 50,000 का। स्टॉक कितने का था, 80,000 का। स्टॉक कितने का था, 80,000 का। पूरा स्टॉक लेकर वो सेटल हो जा रहा है। तो यहाँ पे जब हम एंट्री करेंगे तो स्टॉक हमारा पूरा ख़त्म हो जाएगा। स्टॉक हमारा कितने से ख़त्म हो जाएगा, 80,000, और सॉरी उल्टा एंट्री करना। क्रेडिटर जो है वो स्टॉक को ले रहा है, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। स्टॉक पूरा ख़त्म हो रहा है। क्रेडिटर जो है वो 50,000 का था और स्टॉक कितने का था, 80,000। हमको हुआ लॉस, कितने रुपए का लॉस हुआ, 30,000 का। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन में इसको हम डेबिट कर देंगे। कितना रिवैल्यूएशन में डेबिट होगा, 30,000। ये समझ में आ रहा है सबको। और रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाएंगे तो स्टॉक जो ख़त्म हुआ 30,000 का, जो लॉस हुआ हमको 30,000 का स्टॉक का, वही हम क्या करेंगे इसमें, डेबिट। तो कितने से, 30,000। ये समझ में आ गया। अब जब न्यू बैलेंस शीट हम बनाएंगे तो न्यू बैलेंस शीट में क्रेडिटर हमारा 50,000 रुपये का चला गया। क्रेडिटर हमारा 1 लाख का था और 50,000 का क्रेडिटर हमारा ख़त्म हो गया। अब क्रेडिटर कितने का बचा, 50,000। और स्टॉक जो है वो हमारे पास नहीं है, तो स्टॉक अब न्यू बैलेंस शीट में नहीं रहेगा। ये क्या रहेगा, नील। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस हम समझाने के लिए लिखे हैं। तो अब स्टॉक न्यू बैलेंस शीट में नहीं रहेगा। अब सेम वही दूसरे पॉइंट में देखो क्या कह रहा है, क्रेडिटर 50,000, क्रेडिटर ऑफ ₹50,000 और एग्रीड टू टुक स्टॉक ऑफ ₹35,000। यहाँ पे 50,000 के क्रेडिटर का सेटलमेंट हो रहा है। 50,000 का जो क्रेडिटर है वो उसका सेटलमेंट हो जा रहा है। कितने का स्टॉक वो ले रहा है, 35,000 का। तो यहाँ पे ध्यान देना, अब 50,000 रुपये की लाइबिलिटी का सेटलमेंट हो रहा है एसेट से और 35,000 का एसेट लेकर वो मान जा रहा है, तो 15,000 का हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट। अब इसको हम रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर देंगे। अब इसकी एंट्री क्या होगी, यहाँ पे क्रेडिटर 50,000 का ख़त्म हुआ तो क्रेडिटर को हम डेबिट करेंगे। कितने का क्रेडिटर ख़त्म हो रहा है, 50,000 का। और टू स्टॉक, कितने का स्टॉक वो ले रहा है, 35,000। और यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो गया और ये 15,000 का जो प्रॉफिट है वो रिवैल्यूएशन में क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो 15,000 का प्रॉफिट हम रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर दिए। अब यहाँ पे बाय क्रेडिटर, प्रॉफिट क्रेडिटर सही हो रहा है हमको, तो 15,000 ये हो गया। अब न्यू बैलेंस शीट में जब दिखाएंगे तो क्रेडिटर तो हमारा 50,000 का गया और स्टॉक हमारा था 80,000 का, 80,000 का। अब कितने का स्टॉक खत्म हो गया है, 35,000 का। तो न्यू बैलेंस शीट में जब दिखाएंगे तो स्टॉक कितना दिखेगा, 45,000। तो जितने भी जो भी एसेट से लाइबिलिटीज़ का सेटलमेंट होगा उतने का एसेट लाइबिलिटी दोनों बैलेंस शीट से घटा देंगे। ठीक,
और याद रखना अगर एसेट का वैल्यू ज़्यादा है लायबिलिटी से तो लॉस रिवैल्यूएशन में डेबिट कर देंगे। अगर एसेट की वैल्यू कम है लायबिलिटी से, लायबिलिटी की वैल्यू ज़्यादा है तो प्रॉफिट, तो हम रिवैल्यूएशन में क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये हो गया एसेट और लायबिलिटी से रिलेटेड। अगर सेटलमेंट होता है एक एसेट से दूसरे लायबिलिटी किसी लायबिलिटी का तो क्या ट्रीटमेंट करना है, ये समझ में आ गया सबको। अब यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं क्रेडिटर से रिलेटेड। ये देखो थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, ये अपने आप समझ जाओगे तुम लोग। क्रेडिटर्स ऑफ ₹5,000 आर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। मतलब 5,000 रुपये का क्रेडिटर जो है वो अब हमसे पैसा नहीं मांग रहा है, ठीक, तो लायबिलिटी हमारी घट जाएगी। तो अब रिवैल्यूएशन ये हमारे लिए क्या होगा, लायबिलिटी घटती है तो क्रेडिट करते हैं, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो हम रिवैल्यूएशन में क्या कर देंगे, इसको क्रेडिट। तो क्रेडिटर जो हमसे पैसा नहीं मांग रहा है, नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, इसका मतलब उसको पैसा पे हमें नहीं करना है। तो कितने का क्रेडिटर हमसे पैसा नहीं मांग रहा है, 5,000 का। नॉर्मल सा है पॉइंट, सबको समझ में आ ही रहा होगा। तो यहाँ क्रेडिटर 5,000 क्रेडिट हो जाएगा। न्यू बैलेंस शीट में जब क्रेडिटर दिखाएंगे तो कितना क्रेडिटर माइनस हो जाएगा, 5,000। और यहाँ न्यू बैलेंस शीट में क्रेडिटर दिखेगा कितना, 95,000। अब देखो इस पॉइंट में क्या कह रहा है, क्रेडिटर टू बी पेड मोर 10,000, यानी 10,000 रुपये क्रेडिटर को और देना है, ठीक। तो अब पहले से क्रेडिटर 1 लाख का था, अब ज़्यादा देना है, लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन में डेबिट। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। कितना ज़्यादा देना है, 10,000, 10,000 से बढ़ गया। और ये क्रेडिटर रिवैल्यूएशन में हम डेबिट कर देंगे, कितने से, 10,000 से। और यहाँ पे लायबिलिटी हमारी बढ़ गई तो 10,000 रुपीज़ लायबिलिटी हमारी क्रेडिटर बढ़ गया हमारा। तो अब न्यू बैलेंस शीट में क्रेडिटर हमारा कितना दिखेगा, 1,10,000। कभी कभी कहता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, जाहिर सी बात है, अब डिस्काउंट मिल रहा है क्रेडिटर्स को तो ये हमारे लिए प्रॉफिट ही होगा। तो अब डिस्काउंट जितना मिल रहा है उतना हम रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर देंगे। 5वें वाले पॉइंट में कह रहा है, तो जो डिस्काउंट है क्रेडिटर्स पे जो डिस्काउंट मिल रहा है वो हमारे लिए क्या होगा, प्रॉफिट। यही सी बात है, डिस्काउंट मिलेगा अगर तो ये आपके लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स को, जो भी डिस्काउंट मिल रहा है उसको हम रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर देंगे। तो कितना परसेंट डिस्काउंट की बात हो रही है, 10%। तो 1 लाख का 10% कितना होगा, 10,000। और ये जो डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स है इसको हम रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर देंगे, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स कितना है, 10,000। और ये क्रेडिटर में से घट जाएगा। क्रेडिटर पहले 1 लाख का था, अब डिस्काउंट मिल गया 10,000 का, डिस्काउंट मिलना है तो डिस्काउंट हम क्या कर देंगे, यहाँ से माइनस। तो कितना डिस्काउंट रहेगा, अरे कितना क्रेडिटर का वैल्यू न्यू बैलेंस शीट में रहेगा, 90,000। ये तो सारा पॉइंट समझ में आ गया। अब कुछ पॉइंट्स हैं अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी से रिलेटेड। तो सबको ये पता है अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है तो रिवैल्यूएशन में क्या कर देते हैं, उसको क्रेडिट। और अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो रिवैल्यूएशन में क्या कर देते हैं, उसको डेबिट, ठीक। पहले से वो रिकॉर्डेड नहीं है तो यही सी बात है, अगर अनरिकॉर्डेड एसेट तो पूरा का पूरा एसेट बढ़ जाएगा तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे। और अगर कोई लायबिलिटी पहले से रिकॉर्डेड नहीं है तो वो लायबिलिटी पूरी की पूरी बढ़ जाएगी अपनी बैलेंस शीट में, तो हम उसको क्या कर देंगे, डेबिट, ठीक। सेम कॉन्सेप्ट है। अब देखो एसेट बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं और लायबिलिटी बढ़ती है तो डेबिट करते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ ये पॉइंट दिया हुआ है, फर्नीचर ऑफ ₹10,000 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। पहले से जो बैलेंस शीट है उसमें फर्नीचर कहीं दिख नहीं रहा है, तो फर्नीचर पहले से बैलेंस शीट के अंदर है नहीं, ये अनरिकॉर्डेड एसेट है। अब यहाँ पे ये अनरिकॉर्डेड एसेट है तो पूरा का पूरा रिवैल्यूएशन में क्रेडिट हो जाएगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ये समझ में आ रहा है
कितने से हो जाएगा? 10,000 से। ठीक, अब यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाएंगे तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में इस फर्नीचर को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, बाय फर्नीचर। और न्यू बैलेंस शीट में अदर एसेट्स और लायबिलिटीज जो भी हैं वो रहेंगी, और न्यू बैलेंस शीट में ये फर्नीचर एक्स्ट्रा आ जाएगा। क्रेडिटर पहले से था बैलेंस शीट के अंदर, ये रहेगा। और स्टॉक जो पहले से था बैलेंस शीट के अंदर वो भी रहेगा। और यहाँ पे फर्नीचर अलग से आ जाएगा। कितने रुपए का फर्नीचर है? 10,000। ये समझ में आ रहा है सबको? अब देखो दूसरे वाले पॉइंट में क्या कह रहा है? कह रहा है फर्नीचर कॉस्टिंग ₹10,000 नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, नाउ इट इज टू बी वैल्यूड एट ₹6,000। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो वैल्यू घट रहा है, 10 से कितना हो रहा है? 6, तो रिवैल्यूएशन डेबिट कर दो 4,000 रुपये। ऐसा नहीं है, ये फर्नीचर 10,000 रुपये का है, रिकॉर्डेड नहीं था बुक्स में, 10,000 था उसका कॉस्ट। अभी उसका वैल्यूएशन 6,000 रुपये करना है, तो बुक्स में हम रिकॉर्ड इसको 6,000 रुपये करेंगे ना, तो ये घट, यहाँ मत देखना डिक्रीज। ठीक, अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो जो उसका वैल्यू रहेगा, जो हमको लिखना है, वही रिवैल्यूएशन में क्या हो जाएगा? क्रेडिट। यहाँ इंक्रीज डिक्रीज से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हम फर्नीचर 6,000 रुपये का क्या कर देंगे? रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर देंगे। तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट हो जाएगा कितना? 6,000। तो यहाँ पे ये क्रेडिट हो गया 6,000। अब यहाँ न्यू बैलेंस शीट में फर्नीचर कितना आ जाएगा? 6,000 आ जाएगा। ये समझ में आया सबको? अब देखो इस पॉइंट में क्या कह रहा है, तो ये सबको याद रहेगा। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है और बाहर दिया हुआ है और कह रहे बैलेंस शीट के बाहर दिया और कह रहे हैं कि उसकी वैल्यू अब इतनी करनी है या उतनी करनी है, तो जितने पे लिखना है वही हम रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर देंगे। यहाँ इंक्रीज डिक्रीज नहीं देखना है। ठीक, अब देखो थर्ड वाले में क्या कह रहा है? कह रहा है एक आउटस्टैंडिंग बिल है, कितने रुपए का? 15,000 का। अब ये आउटस्टैंडिंग बिल 15,000 का है, रिकॉर्ड नहीं है बुक्स में, तो ये आउटस्टैंडिंग बिल रिवैल्यूएशन में क्या हो जाएगा? डेबिट। यहाँ रिकॉर्डेड लायबिलिटी है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम डेबिट कर देंगे। इस अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग बिल को कितने रुपए का था? 15,000। और यहाँ पे रिवैल्यूएशन में यह आउटस्टैंडिंग बिल डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए का है? 15,000। और अब न्यू बैलेंस शीट में पहले से जो एसेट लायबिलिटी था वो तो रहेगा ही, यह आउटस्टैंडिंग बिल अलग से आ जाएगा। कितने रुपए का? 15,000। अब देखो सेम वही पॉइंट जो ये बताए थे हम। कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग बिल था 15,000 रुपये का, बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं था। अब कह रहा है कि इसको सेटल किया जाएगा। सेटल किया गया है कितने पे? 9,000, यानी इसके लिए अब 9,000 देना है, तो ये हमारी लायबिलिटी 9,000 पे रहेगी। ठीक, अब यहाँ पे ये मत देख लेना कि घट रहा है तो लायबिलिटी घट रही है तो क्रेडिट कर दे रिवैल्यूएशन में, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है और बाहर है, वो बैलेंस शीट के बाहर ही रहेगा, तो बैलेंस शीट के अंदर वो पहले से रहता नहीं है। तो अगर उसकी वैल्यू पहले कुछ दी हुई है, पहले कुछ थी, अब चेंज हो रही है, तो जो चेंज वैल्यू रहेगा वही जिस वैल्यू पे उसको लिखना है वही रिवैल्यूएशन में डेबिट करेंगे या क्रेडिट। इसमें इंक्रीज डिक्रीज नहीं देखना है। तो यहाँ पे 9,000 रुपये रिवैल्यूएशन में डेबिट हो जाएगा आउटस्टैंडिंग बिल का। रिवैल्यूएशन में डेबिट कर देंगे आउटस्टैंडिंग बिल कितना? 9,000। और ये आउटस्टैंडिंग बिल न्यू बैलेंस शीट में रहेगा और कितना रहेगा? 9,000। तो ये सारे पॉइंट जो रिवैल्यूएशन में हो सकते हैं, बुक्स में जो पॉइंट्स दिए हुए हैं
और जो भी पॉइंट्स बन सकते थे रिवैल्यूएशन से रिलेटेड सारे पॉइंट्स हमें एक्सप्लेन कर दिए सारे पॉइंट्स को। और वीडियो अगर कायदे से देख लोगे तो बुक का कोई भी क्वेश्चन, किसी भी तरह का कोई भी किताब हो तुम लोगों के पास, कोई भी क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं। और उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, फंस रहा है, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी हमने दी हुई है। और चैनल सब्सक्राइब करिए सब लोग, ताकि सारे वीडियोज़ आपको इकट्ठा मिल जाए।